Am I clearly audible to all the participants who have joined us online? Anyone can please unmute. Yes, ma'am. Yes, Okay, yes. thank you very Yes, ma'am. Thank you very much. Once again, I welcome you all here in the post-lunch session, and our expert has already joined us. And I formally welcome you here, sir, among these scholars, those who want to be the learned among you. And so I formally invite you. The session is all over to you. इसको लगाओगे क्या? तुम्हारे से आ जाएगा ना? हाँ, प्रेजेंटेशन। In the meantime, all the participants, those who have joined online, keep your mic on the mute mode. Make sure you should not be unmuted. तो डिस्प्ले उस पे आएगा कि स्क्रीन? और कलर माइक है क्या? तो कलर माइक दे दो ना फिर इसमें। पार्टिसिपेट के लिए ज्यादा भारी होता है। तो आप लोग कुछ सुनना चाहेंगे कि करना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? तो दोनों एक साथ थोड़ा दिक्कत होगा। अगर ये सुन लेते हैं तब ठीक रहेगा। हाँ, तो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें जो बातें डिस्कस हुई वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूं कि जब भी आप अपना कोई स्टडी करेंगे तो आपके पास वेरिएबल्स होंगे। किसी का पीएचडी एक वेरिएबल से हो सकता है? हाँ, आपको लगता है कि एक वेरिएबल से हो जाएगा काम? नहीं, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। अब
इन बहुत सारे वेरिएबल्स में से क्या हम पीएचडी में हर वेरिएबल के विषय में निर्णय लेते हैं कि कुछ वेरिएबल के विषय में? कुछ वेरिएबल के विषय में निर्णय लेते हैं। जिस वेरिएबल के विषय में निर्णय लेते हैं उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और जिसको सहायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो अमूमन रिसर्च क्वेश्चन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बनेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए? डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब जब बहुत सारे वेरिएबल आपके पास हैं तो आप एनालिसिस जब करने जाते हैं तो पहला काम होता है डेटा का समरी देना। तो जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं हम लोग हर वेरिएबल के विषय में समरी देते हैं। समरी देने का तरीका भी कल हमने डिस्कस किया था कि अगर क्वांटिटेटिव है तो हम मीन, मीडियन, मोड जो उसमें अप्रोप्रिएट होगा वो वैल्यू देंगे। अगर क्वालिटेटिव है तो क्वालिटी जो जो है उनका प्रतिशत बताते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्हें ग्राफ से भी दिखाते हैं ये जानने के लिए कि उनका शेप कैसा होगा, उनका नेचर कैसा हो है। इसके बाद क्या होता है कि हम जानना चाहते हैं कि सपोज करो आपको किसी स्टडी ने बताया कि जयपुर में शिशु मृत्यु दर, समझ रहे हैं कि नहीं हिंदी? जयपुर में शिशु मृत्यु दर 1000 में 30 है। तो इस जानकारी से किसी को चिंता होगी। आपने ये जानकारी अपने शोध से दी तो आपके इस जानकारी से किसी को चिंता होगी। किसको? गवर्नमेंट को, कि भाई ये शिशु मृत्यु दर को हम क्या करें, कम करें। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ पॉलिसीज लाएगी, ठीक है। अब जब वो पॉलिसी लाएगी तो हर गर्भवती महिला पर पॉलिसी लागू होगा तो सरकार को खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये जानकारी इस तरह से न दें, हम कहें कि पढ़ी लिखी महिलाओं में शिशु मृत्यु दर 10 है प्रति 1000, कम पढ़ी लिखी महिलाओं में शिशु मृत्यु दर 20 है प्रति 1000, रूरल महिलाओं में शिशु मृत्यु दर 35 है प्रति 1000, शहरी महिलाओं में शिशु मृत्यु दर 10 है प्रति 1000। अब क्या सरकार को अपनी प्लानिंग करने के लिए बेहतर नॉलेज मिला पहले से? अब क्या वो हर प्रेग्नेंट लेडी पर एक समान खर्च करना होगा उसको? नहीं। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो सूचनाएं इस तरह से देनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सूचना क्या था देना, शिशु मृत्यु दर। लेकिन जब इसको देने में हमने किन किन का सहारा लिया, रेसिडेंस का, एजुकेशन लेवल का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्लानिंग करने वाले को आसानी होती है। इसी से हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। अब जब हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करके डिपेंडेंट वेरिएबल की बात बताएंगे
तब हम लोग इसको कहते हैं रिलेशनल एनालिसिस कर रहे हैं, कि हम एनालिसिस को रिलेशन में बता रहे हैं, किसी के रिलेशन में बता रहे हैं। ठीक है। और अगर हम अच्छा और अगर हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बिना यूज किए हम बता रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के विषय में, इसका मतलब कि हम रिलेशनल एनालिसिस करके नहीं बता रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि रिलेशनल एनालिसिस हम लोगों को ज्यादा बेटर होता है कि हम बिना रिलेशन के एनालिसिस बताएं, वो बेटर होगा? रिलेशनल एनालिसिस बेटर होगा। तो जब हम रिलेशनल एनालिसिस करने जाते हैं तब कई तरह के नाम पैदा होते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कोरिलेशन, एसोसिएशन। ठीक है, यह रिलेशन का एनालिसिस है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं आता है। अगर आप दो वेरिएबल क्वांटिटेटिव लिए हुए हैं, आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं और दोनों क्या हैं? क्वांटिटेटिव हैं। जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर। इनकम भी रुपए में होगा, एक्सपेंडिचर भी रुपए में होगा। अब अगर आपको जानना है कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इनकम में क्या स्थिति हो रही है, या इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर में क्या स्थिति हो रही है। सिमिलरली, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन जॉब और सैलरी। ठीक है, यहां भी दो वेरिएबल हैं, दोनों क्वांटिटेटिव हैं। ठीक है, तो जब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप जानने की बात करते हैं तो जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में क्या होगा? दोनों वेरिएबल क्वांटिटी होंगे, और क्वांटिटी ही नहीं होंगे, क्वांटिटी होने के साथ साथ उन दोनों वेरिएबल, अगर क्वांटिटी है तो कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा ग्राफ बना सकते हैं? हिस्टोग्राम। तो दोनों वेरिएबल के डेटा का जो हिस्टोग्राम बनाया जाएगा, तो दोनों का हिस्टोग्राम बेल शेप का बने, तब हम उसके बीच में कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी किताबों में कि -1 से +1 के बीच में रहती है। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि हर वेरिएबल क्वांटिटी हो। ठीक है, हमारे पास क्वालिटी भी वेरिएबल दो हो सकते हैं, जिसमें कि हमें रिलेशनशिप हो सकता है देखना। कोई हेल्प करेगा? कोई दो क्वालिटी वेरिएबल? कोई दो क्वालिटी वेरिएबल बताइए जिसमें कि रिलेशनशिप सोचा जाए। या लाइट एंड, तो प्लांट ग्रोथ कैसे? पहले प्लांट ग्रोथ की बात करो कि प्लांट ग्रोथ का जब डेटा लोगी कि क्वालिटी में लोगी कि क्वांटिटी में? ग्रोथ है तो लंबाई नापोगी सेंटीमीटर में, तो ग्रोथ किस में हो गया? क्वांटिटी में। लेकिन आप चाहो तो उसे ये भी कर सकते हो, क्वालिटी में बदल सकते हो। हाँ, कि ग्रोथ अच्छा है, ग्रोथ पुअर है, तो वही ग्रोथ किस में बदल गया? क्वालिटी में। उस केस में हम क्या कहेंगे? प्लांट ग्रोथ क्वालिटी है। अब रही बात लाइट की। अब लाइट का डेटा सोचो कैसे पाओगे? अब लाइट का होगा कि लाइट 24 घंटे उसको मिला, कि 12 घंटे मिला, कि 10 घंटे मिला। तो अब क्या हो गया? ये क्वांटिटी हो गया।
इसको भी आप क्वालिटी में बदल सकते हो अगर चाहो तो। लाइट पुअर रही, लाइट सफिशिएंट रही। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से लिया लाइट पुअर सफिशिएंट, ग्रोथ गुड बैड, तो अब आपके पास दो वेरिएबल हो गए, दोनों क्वालिटेटिव हो गए। अब इनके बीच में आप रिलेशनशिप देख सकते हो कि लाइट पुअर से ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो उस केस में जब हम रिलेशनशिप देखेंगे तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन। मींस क्वालिटी वेरिएबल के बीच में अगर आप रिलेशनशिप देखोगे तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन, और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप देखोगे तो उसे बोलते हैं कोरिलेशन। जनरली लोग सारे को बोलते हैं रिलेशन। अब होता है कि ये जो रिश्ता है किसकी वजह से कितना हो रहा है। जैसे अगर इनकम और एक्सपेंडिचर में हम देखें तो किसके चेंज होने से कौन चेंज होगा। इनकम चेंज होगा तो एक्सपेंडिचर चेंज होगा, उल्टा भी हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता है। लेकिन जरा मार्क्स को देखा जाए एग्जाम के दो विषयों के, मैथमेटिक्स का मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स। मैथ अच्छा रहेगा तो स्टैटिस्टिक्स का नंबर, स्टैटिस्टिक्स अच्छा रहेगा तो मैथ में नंबर। दोनों में हम देख सकते हैं, उल्टा भी। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे रियल लाइफ के वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसमें उल्टा जाने का बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो अब किसी वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है किसकी वजह से, जैसे एग्जाम का स्कोर और स्टडी आवर, किसके चेंज होने से कौन चेंज होगा। स्टडी आवर के चेंज होने से एग्जाम का स्कोर चेंज होगा। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। अब कोई पूछे कि अगर कोई लड़का 1 घंटा ज्यादा पढ़े किसी दूसरे लड़के से तो उसका नंबर कितना ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिग्रेशन। हाँ, तो रिग्रेशन में क्या होगा कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना इंपैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। ठीक है, या डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट की वैल्यू से कितना चेंज हो रही है। ये थोड़ा सा हायर वर्जन के एनालिसिस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसी चीज नापनी है जिसके लिए कोई मशीन नहीं बनी। ठीक है, कोई चीज बताए, ऐसी चीज जिसके लिए कोई मशीन नहीं बनी है मेजर करने का। IQ और एंजाइटी और वोमेन स्टेटस, महिला सशक्तिकरण की बात होती है ना। कैसे जाना जाए कि आप सशक्त हो, कैसे जाना जाए कि आप सशक्त हो कि नहीं सशक्त हो, क्योंकि कोई नापने की मशीन नहीं बनी है। ठीक है, तो जब किसी चीज को मेजर करने का कोई टूल हमारे पास नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं उससे रिलेटेड, और उन क्वेश्चन से प्राप्त डेटा से एक नया वेरिएबल पैदा करते हैं और उसी को उसका मेजरमेंट वैल्यू मानते हैं। जैसे अगर हमें वोमेन स्टेटस मेजर करना है तो हम महिलाओं से कई सारे प्रश्न पूछेंगे, जैसे
घर में निर्णय कौन लेता है खास मौकों पे? दूसरा क्या? आप घर से कितनी बार फ्रीक्वेंटली बाहर निकलती हैं? ठीक है। तीसरा है वर्किंग वोमेन, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो बायस्ड हो गया, वो ऑलरेडी बाहर भी निकल रही है, हाँ, वो काम भी कर रही है। क्या आप समाचार देखती हैं? कितने घंटे? ठीक है। क्या आप बेटा ज्यादा चाहती हैं कि क्या बेटी? अगर प्रगतिशील होंगी तो उनके लिए बेटा बेटी में कोई मायने नहीं रहेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, इस पर डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर ये पूरे डेटा को एक नया डेटा में कन्वर्ट किया जाता है और वो जो डेटा आता है वो माना जाता है कि ये उस महिला के एम्पावरमेंट की निशानी है और उसके आधार पे तय करते हैं कि कितने प्रतिशत महिलाएं बहुत एम्पावर्ड हैं, कितने कम। ये जो काम हम लोग करते हैं उसमें हम इस फैक्टर एनालिसिस का टूल का यूज करते हैं। ये दो तरह से होते हैं, आप डायरेक्ट मेजर कर सकती हैं एस नो में, हाँ, या नंबर्स में, जैसे आप कितनी बार न्यूज़पेपर सुनती हैं और टीवी देखती हैं, समाचार कितने घंटे। तो जब आपने घंटे पूछ लिया तो क्वांटिटी हो गया। अगर आपने ये पूछा कि कभी 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 नहीं, तब ये क्या हो गया? क्वालिटी हो गया। तो अमूमन ये जो फैक्टर एनालिसिस है यह ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, तीन तरह के डेटा पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि पुलिस को एक मानव खोपड़ी मिली, ठीक है, कहीं से। अब पुलिस जानना चाहती है कि यह महिला का है कि पुरुष का, क्योंकि स्कल से तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये किसका था, कम से कम जेंडर ही पता चल जाए। या आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, बैंक मैनेजर जानना चाहता है कि हम आपको दे दें 50 लाख रुपए तो मेरा पैसा आएगा कि डूब जाएगा, ठीक है। जब इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम लोग कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ऐसे में होता क्या है कि हमारे पास डेटा होता है बहुत सारे वेरिएबल्स का। ह्यूमन स्कल वाले के केस में हर मेडिकल कॉलेज में एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जितने भी डेड केसेस आते हैं या जिसके वो होते हैं, क्या पुलिस कराती है, पोस्टमार्टम, उस समय बहुत सारे मेजरमेंट्स उसकी बॉडी के करके रखे जाते हैं और साथ ही साथ उसका जेंडर भी लिखा जाता है कि ये किस जेंडर को बिलोंग कर रहा है। उसके आधार पर, उस डेटा के आधार पर एक मॉडल बनाया जाता है जो डिस्क्रिमिनेट करने का काम करता है, एक फार्मूला बनाया जाता है। अब जो नया आया जिसको कि जानना है कि मेल है कि फीमेल है, इसके वो सारे मेजरमेंट कर लेंगे बाकी और उस फार्मूले में रख देंगे और उस फार्मूले से पता चलता है कि यह मेल है कि, हाँ, तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इसी की तरह से कुछ और एक एनालिसिस होती है जिसे कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
लेकिन ये सब हायर वर्जन की हैं। चाहिए तो यहीं से चल जाएगा ना। लेकिन आप लोग बार बार कुछ और सुनते हैं, या जो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग रिसर्चेस करेंगे वो क्या करेंगे कि आपको एक समूह मिलेगा बड़ा सा, उस समूह के किसी बात को बताना होगा। जैसे जयपुर के लोग हैं यहां, आपको बताना है कि इनका वेट कितना है, या हाइट कितना है, या HIV पॉजिटिव कितने % हैं, या टीबी से ग्रसित कितने लोग हैं या प्रतिशत है, यह चीज बताना हो सकता है। जिस चीज को इस ग्रुप के लोगों के लिए बताना होता है उसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। और उसको बताने के लिए हम पूरे का डेटा लेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे इनकम बताना है तो सारे लोगों का इनकम पूछ करके मीन निकाल देंगे। अगर हमें बताना है कि HIV पॉजिटिव कितने % लोग हैं तो सारे लोगों से का ब्लड टेस्ट कराएंगे और देखेंगे पॉजिटिव कितने आए, उससे % निकाल लेंगे। अगर हमें बताना है कि यहाँ के लोगों के इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कोरिलेशन कितना है, तो दोनों बातें पूछेंगे सारे लोगों से, फिर कोरिलेशन निकाल लेंगे। तो जो भी प्रश्न होता है इसे हम बोलते हैं पैरामीटर, जो हमें उत्तर बताना होता है जिनका। अब प्रश्न है कि क्या हमको इसका सबका डेटा मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा? मुश्किल है एक व्यक्ति के लिए पाना, ठीक है। तो अगर आप समझते हो कि इसका डेटा नहीं मिलेगा लेकिन आप इसकी बातें बताना चाहते हो, तब यह पूरा ग्रुप कहलाता है पॉपुलेशन, ठीक है। अगर आप समझते हो कि इसका डेटा नहीं मिलेगा लेकिन इसके विषय में बयानबाजी करना चाहते हो, तब इसे बोलते हैं पॉपुलेशन। और फिर करते कैसे हैं कि यहां से एक छोटा ग्रुप चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? तो सैंपलिंग मेथड लगाकर, और फिर इस ग्रुप से पूछ लेते हैं। और क्या पूछते हैं? जो चीज यहां का बताना था, ठीक है। अब इस ग्रुप को बोलते हैं सैंपल, और इस ग्रुप के आधार पर यहां की वांछित सूचना निकाल लेते हैं और निकालने के बाद यहां के विषय में बात करते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तो इसे कहते हैं इन्फरेंशियल रिसर्च, या ये रिसर्च का जनरलाइजेशन, फाइंडिंग्स का जनरलाइजेशन। अब तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे काम में, जनरलाइजेशन के काम में, कुछ बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने प्लानिंग कैसे करी है, शायद सुबह स्टडी डिजाइन पे कुछ बात हुई होगी। आपने सैंपल साइज कितना तय किया निकालने के लिए, ये हम अपने मन से नहीं तय करते हैं कि 50 ले लें, 400 ले लें, 600 ले लें, उसके पीछे जस्टिफिकेशन देना होता है। फिर उनको चुनने के लिए मेथड कौन सा यूज किया, इसे कहते हैं सैंपलिंग मेथड। और फिर है कि एनालिसिस कैसे किया। तो सैंपलिंग मैं छोड़ रहा हूं, एनालिसिस के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूं कि सपोज करिए कि ये 4 लोग हैं, इनका हमें एवरेज एज चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज एज। तो पक्का है कि हम चारों से पूछेंगे, फिर जोड़ देंगे, मीन निकाल देंगे, पता चल जाएगा।
इन चारों की एज यहां लिखी हुई है। अब हम थोड़ा सा इसको अपने कंसेप्चुअल फ्रेम में ले आते हैं कि पॉपुलेशन में कितने यूनिट हैं? 4। हम पॉपुलेशन का क्या चाहते हैं? मीन। ठीक है, तो चूंकि पॉपुलेशन छोटा है इसलिए हमने निकाल लिया। ठीक है, जो नेता है वो जनता से कितनी दूरी पर है? इनका नेता कौन है? 21। ठीक है, यह बाकी लोगों से कितनी दूरी पर है? 2 साल के। यही स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। ठीक है, कितने दूरी पर है? 2 साल पे। अगर ये दूरी 0 आ गई होती तो क्या होता? सबकी एज इक्वल होती। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि दूरी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। हाँ, अब अगर दूरी कम एग्जिस्ट हो रही है, अगर दूरी कम आ रही है तो नेता जब क्लोजर में है, बढ़िया है, बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है। दूरी ज्यादा आ रही है तो रिप्रेजेंटेशन पुअर है उसका। एनीवे, हम इसे मिटा देते हैं, हमें कुछ नहीं पता है और हमें क्या चाहिए? इनका मीन। लेकिन डायरेक्ट यहां से नहीं, अपनी टेक्निक से। तो हम यहां से तय किए कि यहां से 2 लोगों को चुनेंगे और उनसे पूछेंगे, और हमने 2 लोगों को चुना। उनसे पूछा कि भाई आपकी एज कितनी है? एक ने बोला 18 साल, दूसरे ने बोला 20 साल। हमको उत्तर मिल गया 19 साल। ठीक है, यही हम अपने डेटा से पाते हैं। अब हमें बताना था यहां का, हमको यहां का तो मिल गया। अब प्रश्न है कि क्या हम इसी को यहां के लिए बोल दें? बोलिए, बोल दें, क्या दिक्कत है? यही ना है कि कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं। आप यहां का तो पाओगे नहीं डेटा, तो आपके पास रास्ता क्या है? यहां का जो निकला वही बोल दे। बस बोलने में दिक्कत क्या होगी कि जो दूसरा रिसर्चर है अगर वो भी ये काम करेगा तो उसको भी यही मिलेगा, इसकी गारंटी है? अगर वो भी जाके 2 लोगों को चुन के पूछे तो 19 मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। उसको दूसरा मिल सकता है। तो हमारा बोलना क्या हो जाएगा? गलत। उसका भी बोलना गलत हो जाएगा। तो अगर हम बोलने के साथ एक बात और बता दें कि भाई देखो इतना तो है, लेकिन यह बदल सकता है और इतना बदल सकता है, पहले ही बता दें कि बदल तो सकता है और कितना बदल सकता है यह भी बता दें, तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो कितना बदल सकता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो हमने क्या किया? ट्राई किया कि अगर एक आदमी प्रयास करे 2-2 को निकालने के लिए तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हो सकती है 2-2 को बार बार निकालें तो, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यही बदलाव है। हम कहां थे? यहां पर हमने जो निकाला था वो कितना था? 19। अब बदलेगा तो कितना बदलेगा? बहुत जाएगा तो 24 तक, और नहीं तो 18 तक। तो जो भी बदलाव होगा इसी के बीच में है। तो जब किसी डेटा के बदलाव को नापना होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। डेटा में बदलाव नापना होता है
तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता कर लेते हैं और उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। अब दिक्कत ये है कि आप सोचेंगे कि भाई अरे बाप रे बाप, ये बार बार जाके निकालना पड़ेगा, दो दो ठे हर बार सैंपलिंग करनी पड़ेगी, तो कैसे होगा। यहां पर फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेते हैं और पहले से ही फार्मूला डिराइव कर देते हैं कि इसका बदलाव कितना आएगा, ठीक है। और उसके आधार पर हम एक सैंपल से ही बदलाव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ ग्राफ रफ बनाया गया है, इसको छोड़ते हैं, ये कैलकुलेशन भी छोड़िए। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा जो तरीका है जो ज्यादा पॉपुलर है उस पे मैं आता हूं, हाइपोथेसिस टेस्ट, जो आप लोग ज्यादा करते होंगे। हमें यहां पे किसकी जरूरत थी, किस बात की, क्या जानना चाहते थे, मीन। पॉपुलेशन है, उसमें डेटा है और डेटा का हमें क्या चाहिए, मीन। हमने क्या बताया कि आप यहां से सैंपल ले लीजिए और सैंपल से निकाल लीजिए और स्टैंडर्ड एरर के साथ बता दीजिए, काम खत्म। एक दूसरा तरीका है जो दूसरी बात करता है, वह कहता है कि जिसको पता लगाना है पहले उसके ऊपर एक दावा ठोक दो। क्या करो, एक दावा करो कि इसका वैल्यू इतना है और फिर सैंपल निकाल के टेस्ट करो कि तुम्हारा दावा सही है कि नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस या सिग्निफिकेंस। तो हमें यहां का चाहिए था मीन, तो अब करना है दावा कि मीन बराबर, डेटा तो दिखाई देगा क्या, यहां तो दिख रहा है, लेकिन जयपुर के इनकम का डेटा आपके आंख के सामने दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, लेकिन दावा करना है, ठीक है। तो अब प्रश्न है कि यह दावा कैसे किया जाता है। तो इस दावा को करते समय एक आइडिया खाली इस्तेमाल करी जाती है कि हम किसी तरह से प्रूफ कर दें कि हम जो लिख रहे हैं अपना गेस वैल्यू या क्लेम्ड वैल्यू, वह फैक्ट हो। क्या हो, फैक्ट हो। अगर आप उसे लिख सकते हो तो लिख दो, कैसे फैक्ट है ये बता दो, तो वो आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। जैसे एक रिसर्चर है, वह भगवान के अस्तित्व पर शोध करना चाहता है, तो उसके सामने दो बातें हैं, भगवान है, भगवान नहीं है। अब वो हाइपोथेसिस बनाना चाहता है H0, तो क्या किस बात को चुनेगा कि कहेगा कि ये हमारा H0 है। हाँ, भगवान। अब देखिए बड़ा झगड़ा हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। अब जो लोग कह रहे हैं है, वो बताएं कि क्या तथ्य आपके सामने है, उसकी पुष्टि के लिए कहां पे ये सिद्ध किया गया। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो भगवान है, ये सत्य बात है, नल है। और अगर सिद्ध नहीं हुआ है तो यह नल नहीं हो सकता। इन लोगों ने कहा कि भगवान नहीं है क्योंकि आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया है
इसलिए यह बात सत्य है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नो गॉड। अल्टरनेट क्या होगा? सर जा रहे हैं यहां से, सपोज करिए, कहां भेजा जाए इनको, लखनऊ या इलाहाबाद, ठीक है। और जैसे ही ये स्टेशन पे पहुंचे, पुलिस इनको पकड़ ली। पुलिस को कुछ शंका हुआ कि ये कहीं वांछित हैं। हो सकता है कि नहीं? बोलिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब ये तय कैसे होगा? कैसे तय होगा कि ये ऑनेस्ट हैं कि दोषी हैं? जाएंगे कोर्ट में, पेश किए जाएंगे, ठीक है। वहां पर डिसीजन लेने वाला, वहां पर रिसर्चर कौन है? वकील नहीं है, जज है, ठीक है। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, सर इज कल्प्रिट, सर इज इनोसेंट। अब उसको एक इसमें से एच नॉट बनाना है। किसको बनाएगा? कल्प्रिट की इनोसेंट? इनोसेंट। अच्छा, इधर वाले कल्प्रिट कह रहे हैं। अब आते हैं दूसरा केस। सर नहीं थे वो, दाऊद इब्राहिम थे, उनको पकड़ लिया गया, फिर जज के सामने पेश हुए। अब क्या जज की हाइपोथेसिस होगी? कल्प्रिट की इनोसेंट? ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा सिद्धांत होते हैं, थियरीज होती हैं। अब कोई भी व्यक्ति जन्म से क्या होता है? अपराधी कब होता है? जब तक कि उसे प्रूव न कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर ये प्रूव हो ही गया होता तो जज के सामने क्यों जाता? ठीक है। तो इनके केस में भी जज की नल हाइपोथेसिस क्या है? इनोसेंट। और दाऊद के भी केस में जज की नल हाइपोथेसिस क्या रहेगी? इनोसेंट। ठीक है। अब ये बात दूसरी है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये इनोसेंट हैं, और नल हाइपोथेसिस क्या बनी? इनोसेंट। और वो इनोसेंट नहीं है, लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या बनी? इनोसेंट। तो सच्चाई से अलग नल हाइपोथेसिस बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि कोई रियलिटी जानता नहीं है। अब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं? तो गवाह बुलाते हैं। सर के केस में गवाह बुलाए गए और पूछा गया कि इनके विषय में बताओ। उन लोगों ने कुछ बोला, इसे बोलते हैं डेटा, सैंपल का डेटा। जो बोला उसका समरी निकाला, और जज ने देखा कि इनकी आवाज हमारी आवाज से मैच कर रही है कि नहीं। मैंने बोला था इनोसेंट, गवाह इनोसेंट बोल रहे हैं क्या? अगर गवाह इनोसेंट बोल रहे होंगे तो जज कहेगा कि नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड। अगर गवाहों की आवाज में होगा कि नहीं ये कल्प्रिट हैं, तो जज कहेगा नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ठीक है। इसी से ये पूरा खेल होता है। तो यहां पे क्या है कि क्या रखें?
तो यहाँ लिटरेचर रिव्यू किया जाता है कि क्या किसी ने कोई रिसर्च यहाँ के लोगों के इन एज के विषय में किया है और उसका रिसर्च पब्लिकेशन है। अगर पब्लिकेशन है तो वह थियरी बन गई। अगर किसी मान्य संस्था से पब्लिकेशन है तो थियरी बन गई, हम उसी को यहां लिख देंगे। अगर कोई रिसर्च नहीं हुआ तब हम कैसे लिखेंगे? तब यहां से एक पायलट सर्वे करेंगे और पायलट सर्वे से सूचना एकत्र करेंगे मेन की, और उसको यहां पे रख देंगे और अपने पेपर में लिखेंगे ये सारी बातें कि हमने इसको कैसे किया, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि किसी स्टडी ने बोला था कि यहाँ के लोगों की एवरेज एज कितनी है, 21। ये हम कहां से लिखे? लिटरेचर रिव्यू से। ठीक है, अब हम जज की नल हाइपोथेसिस बन गई, सही बनी है कि गलत बनी है ये कोई नहीं जानता, सच्चाई क्या है। ठीक है, अब गवाह बुलाए गए, गवाह आए। कितने गवाह आए? 2। इन दोनों ने क्या कहा? 19 साल। क्या बोला? 19 साल। और अगर हम बार बार गवाहों को बदल करके निकालेंगे तो हमारा उत्तर कितना बदलेगा? 1.58 साल स्टैंडर्ड एरर। अब प्रश्न है कि क्या गवाह वही बोल रहे हैं जो यहां था? ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वही बोल रहे हैं जो यहां लिखा है तो ये रिजेक्ट नहीं होगा, और अगर आपको लगता है कि ये इससे डिफरेंट बोल रहे हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न है कि कैसे जानते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं। अब क्या करते हैं? इनके बीच की दूरी निकालते हैं, इसमें से इसकी दूरी। अगर ये दूरी बहुत छोटी है तो इसका मतलब गवाह किसकी भाषा बोल रहे हैं? जज की। इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। अगर इसके और इसके बीच की दूरी ज्यादा है, इसका मतलब गवाह कुछ और बोल रहे हैं, जज कुछ और सोच रहा था, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। यही पूरा खेल होता है, और इसी के आधार पर यही हमने बोला कि माइनस करते हैं। बहुत सारे हाइपोथेसिस टेस्ट बनाए गए अलग अलग क्लेम को जांचने के लिए। ठीक है, जिसे जेट टेस्ट बोला गया, ये मीन को टेस्ट करने के लिए। फिर इसी को टी टेस्ट बोला गया। तो इसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंस है कि यहाँ पे सिग्मा लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है। सिग्मा कहते हैं पॉपुलेशन डेटा के एसडी को, और एस कहते हैं सैंपल डेटा के एसडी को। इसको निकालने में हमें पॉपुलेशन डेटा का एसडी चाहिए, जो कि हमें पता नहीं रहता। इसलिए हम इसकी जगह पर सैंपल डेटा का एसडी रख करके काम चलाते हैं, और जैसे ही ये काम करते हैं इसका नामकरण बदल जाता है और ये टी टेस्ट कहलाने लगता है। ठीक है, तो लोग इसे टी टेस्ट कहते हैं। और हाँ, जब भी आपको कोई फैसला पॉपुलेशन के मीन पर करना होगा, टी टेस्ट या जेड टेस्ट, वो जेड टेस्ट भी मत कहिए, टी टेस्ट कहिए, सीधे सीधे। देखिए, जो चीज ज्ञात रहेगी उसको जांच किया जाता है कि जो चीज ज्ञात नहीं है उसको जांच किया जाता है? बताइए। अब पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन में क्या दोनों अज्ञात हैं कि एक ही अज्ञात है?
कौन अज्ञात है, और हमें जरूर जानना क्या है, पॉपुलेशन का मीन। तो जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे वह पॉपुलेशन मीन के लिए करेंगे। सैंपल मीन गवाह का काम करता है। सैंपल का मीन तो हमें पता है, पता नहीं करना है, डेटा से मिल गया, लेकिन पता क्या करना है, पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, तो जब हमें पॉपुलेशन का मीन पता करना होता है तो हम हाइपोथेसिस टेस्ट यूज करते हैं। जब दो पॉपुलेशन के मीन में अंतर देखना होता है तो भी हम टी टेस्ट यूज करते हैं, और उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। जैसे मेल लोग का इनकम और फीमेल का इनकम, अब ये दोनों अलग अलग पॉपुलेशन हो गए, दोनों का इनकम में अंतर है कि नहीं है, हाँ, तो भी यहाँ पे मीन का हम टेस्ट कर रहे हैं कि मीन में अंतर है कि नहीं, तो इसे भी कहेंगे टी टेस्ट। लेकिन अब चूंकि दो ग्रुप बन गए हैं इसलिए इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ठीक है, और जब यही मीन में अंतर दो से ज्यादा ग्रुप में देखना होता है तो हम उसे बोलते हैं वन वे एनोवा टेस्ट। ये सब कुछ रिलेशन बताते हैं। जेड टेस्ट जो है हम इसी मीन की टेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन तभी यूज करेंगे जब हमको पॉपुलेशन डेटा का क्या पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सोचिए कि ये क्या पता होगा, ये डेटा है यहाँ पे पूरे जयपुर के लोग हैं, कहा गया कि इनका इनकम का मीन देखो, तो मीन तो पते नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ का पता रहेगा, नहीं पता रहेगा। ठीक है ना, तो जेड टेस्ट अगर मान लीजिए कि पता है, कहीं से आपको पता चल ही गया, तब आप क्या करेंगे, कहां फंस गया भाई, एक बार इंटर मारो। अमूमन सैंपल साइज स्मॉल एन से लोग लिखते हैं, हाँ, और पॉपुलेशन की साइज को कैपिटल एन से लिखते हैं। हाँ, अब देखिए ये कहां से मिलेगा, इसकी वैल्यू बोलिए आप लोग, सैंपल से। इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, पॉपुलेशन से कि नल हाइपोथेसिस से, कहां से मिलेगी, पॉपुलेशन से कहां मिल पाएगी कि आप कैलकुलेट करोगे, पॉपुलेशन में तो लाखों डेटा है, तो ये वैल्यू कहां की है, नल हाइपोथेसिस की है। ठीक है, ये जो सिग्मा है ये किसका है, पॉपुलेशन का एसडी। तो जब डेटा नहीं पता है तो एसडी कहां से पता होगा, और अगर डेटा पता ही रहता तो हम मीन पता नहीं कर लेते, ये सैंपल क्यों निकालते। ठीक है, अगर ये पता है तो ठीक, और नहीं तो ये बेकार, जेड टेस्ट नाम। ठीक है, ये क्या है कि कितने गवाह बुलाए थे, सैंपल साइज। अब कहा गया कि अगर ये नहीं पता है तो इसकी जगह पे क्या रख दो, जो इतने लोगों को चुने थे इस डेटा का एसडी रख दो। ठीक है, अब इतना करने से इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम, और वो क्या कहलाता है, टी टेस्ट। यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, जिसके की सहायता से हम लोग आगे काम करते हैं। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब अगर आप अपनी किताब पढ़े हैं तो किताबों में लिखा हुआ है कि अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो हम इसके लिए जेड टेस्ट बोलते हैं, और 30 से कम है तो हम, असल में ऐसा है नहीं। ठीक है,
होता क्या है कि जब हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखना पड़ता है, क्रिटिकल वैल्यू देखनी पड़ती है टी टेस्ट में। और जेड टेस्ट में हमेशा एक फिक्स पॉइंट है 1.96, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। तो लोग चाहते हैं कि हमारा टेस्ट नॉर्मल टेस्ट हो जाए। अब ये दोनों जो नाम हैं, कौन से नाम? टी और जेड, ये दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम हैं। दोनों का जो चेहरा होता है घंटी के जैसा होता है, और जब सैंपल साइज 30 से बड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। इसलिए जो निर्णय टी देता है वही निर्णय कौन देने लगता है? जेड। तो किताब लिखने वालों ने इसमें एक भेद डाल दिया कि लड़के परेशान न हो, ठीक है। अगर 30 से ज्यादा सैंपल साइज है तो 1.96 से फैसला कर लें, और नहीं तो टी से करें। यह भेद आज के जमाने में इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि फैसला कंप्यूटर करते हैं, कैलकुलेशन। इसलिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जल्दी जेड टेस्ट नामक वस्तु नहीं पाएंगे, क्योंकि रियली ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, 21 साल हमने एच नॉट रखा, सैंपल मीन कितना आया था? 19 साल। और पॉपुलेशन का एसडी निकाल लें, पॉपुलेशन में 4 वैल्यू थी तो एसडी निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन का एसडी निकाले तो 2.24, और इसको सॉल्व किए तो 1.6 आया जेड। क्यों मैं जेड कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है? उन चारों वैल्यूज का एसडी, ठीक है। दूसरा तरीका हमने क्या देखा? अब इसमें है कि 1.96 से ये बड़ा नहीं है, इसलिए जो है हम एच नॉट रिजेक्ट नहीं करेंगे और कहेंगे कि मीन 21 साल है। अब पी वैल्यू एक दूसरा अप्रोच है। पी वैल्यू कहता है कि आप इस डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालो प्रोबेबिलिटी की ये इससे अलग कितने बार आएगा 100 बार में। अगर इससे अलग रिजल्ट 100 बार में 60 बार आ जाए तो हमारा रिजल्ट विश्वसनीय है कि नहीं? पहली चीज, हमारा रिजल्ट कहां लिखा है? इसमें हमारा रिजल्ट कहां लिखा है? बोलिए। हम ये तो सोल्यूशन है इसका। इसमें हमारा कंपोनेंट कहां है जो हमने रिसर्च करके पाया था? 19। इसको बोलते हैं हमारा रिजल्ट महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। हमारा रिजल्ट है 19। हमारा सैंपल क्या कह रहा था? एज को 19 साल, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि दोबारा सैंपल निकालें, कई बार निकालें, 100 बार निकालें, तो 100 बार में हमारे रिजल्ट के बदलने के चांस कितने हैं? अगर 100 बार में हमारा रिजल्ट 60 बार बदल रहा है तो हमारे रिजल्ट की विश्वसनीयता रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। अगर 100 बार में हमारा रिजल्ट एक बार बदले तो हमारे रिजल्ट की विश्वसनीयता रहेगी कि नहीं रहेगी? 7 बार बदले तो रह सकती है कि नहीं? 10 बार बदले तो, लेकिन 80 बार बदले तो, ठीक है। तो कितनी बार बदलेगी ये प्रोबेबिलिटी पी है। अब अगर ये कह रहा है कि पी वैल्यू 10 है, 0.10 है, इसका मतलब हुआ कि 100 बार में हमारा रिजल्ट कितनी बार बदलेगा? 10 बार। 19 से अलग आएगा।
अब है कि अगर कितने पे हम माने कि हमारा बदलाव सिग्निफिकेंट है नहीं सिग्निफिकेंट है, इसको लोग तय करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। और जनरली लोग कहते हैं कि अगर 100 में 5 बार से ज्यादा बदल रहा है तो अपने रिजल्ट पे विश्वास मत करिए। किस पर विश्वास करिए? जो सिद्ध किया गया रिजल्ट है, ठीक है। और अगर 100 बार में 5 बार से कम बार बदल रहा है तब अपने रिजल्ट पे विश्वास करिए। जो आपने पाया था इसको हटा दीजिए। यही चीज हम लोग टी टेस्ट से भी कर सकते हैं, ये मानते हुए कि पॉपुलेशन का एसडी नहीं पता है। तो हमने सैंपल का एसडी निकाला, ये 1.4 है। यहाँ 2.24 था, अब ये 1.4 है सैंपल का। इससे हमने टी की वैल्यू निकाली और फिर इसके पी की वैल्यू निकाली, वो भी यही रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट पर जाते हैं। ये जो हमने आपको एग्जांपल दिखाया है, यह एक वेरिएबल का केस है। यहां मीन की तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से प्रतिशत का अध्ययन करते हैं, सिग्निफिकेंस का। इसी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं सिग्निफिकेंस का, ठीक है। तो हम लोगों की मशीन तैयार है क्या? अजीत लगाऊं है? कैपिटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसको पढ़ेंगे कि ये जो टी की वैल्यू आई है, कहां गया? ये जो टी की वैल्यू आई है, इसके इससे अलग आने की कितनी संभावना, इस टी को पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। कितनी प्रोबेबिलिटी है अलग आने की। हाँ ठीक है। एक चीज और, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों से आपको जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। कुछ शब्द मैंने स्किप कर दिए हो, कुछ आपके मन में आए विचार पूछने का। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जो बैठे हुए हैं, आप लोग को अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो इसीलिए सर आपको रोक के वहां पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, तुम्हें जो भी क्वेरीज है पूछो। जैसे आप कोई एक प्रॉब्लम बताएं तो उस पर डिस्कस करें। जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम है, पहले अपना प्रॉब्लम स्केच करिए तो हम उस पर हेल्प करें, या और भी कोई प्रॉब्लम अपनी हेल्प करें, स्केच करिए तो हम बात करते हैं इस पे। जैसे तुम्हारे मन में आ रहा है कि मेरा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, हाँ। या तुम्हारा ये टॉपिक है, उसका हम कैसे नल हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। एक टॉपिक अपने लिखो, फिर क्रिएट करो, बताओ। तुलसी पत्ता हाँ का इम्यूनिटी पे इफेक्ट है कि नहीं। अगर इसका इफेक्ट होता तो आपको रिसर्च करने की जरूरत होती? नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले से क्या चीज है कि देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है। तो यही हमारी नल हाइपोथेसिस रहेगी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ तुलसी लीफ ऑन इम्यूनिटी। कितने वेरिएबल हो गए? इस स्टडी को करना होगा तो कैसे प्लान सोचेंगे? प्लान कैसे करेंगे? सैंपल तो चूज करेंगे ही। मान लीजिए कि 10 लोगों पे देखना है, तो कैसे प्लान करेंगे? कैसे डेटा इसका हम सोचेंगे कि कैसे डेटा मिलेगा? क्या चीज? कितने पत्ते, कितने ग्राम, पहले ये तय करना होगा, ठीक है। फिर है इम्यूनिटी देखना है, तो इम्यूनिटी कैसे मेजर करेंगे? हाँ, तो ये सारी बातें हम लोग
को प्लान करना होगा। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रखेंगे, इंडिपेंडेंट क्या रखेंगे? इंडिपेंडेंट के कितने ग्रुप हो गए? इंडिपेंडेंट में कुछ ग्रुप हैं, नहीं आपने तो 2 ही वेरिएबल बोला ना, एक बोला तुलसी लीफ और एक बोला ह्यूमिनिटी। ठीक, अब एक डिपेंडेंट आप कह रहे हो कि ह्यूमिनिटी होगा, जिसमें कि आप WBC देख लिए। ठीक है, WBC 7000, WBC 7500, WBC 8000, WBC 9000, WBC 4000, लाइक दैट। उसके साथ सबका आपने लिखा हुआ है कि तुलसी लीफ नंबर में 10 पत्ते खिलाए, इसको 5 पत्ते खिलाए। ठीक है, अब देखो इस तरह की जब स्टडी प्लान करी जाती है तो हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है, जिसको कि हम खिलाइवे नहीं किए, ताकि हम कंपेयर कर सके कि जिसको नहीं खिलाए उसकी तुलना में जिनको 10 पत्ते खिलाए इन लोगों में क्या चेंज मिला, जिनको 20 पत्ते खिलाए उनके में क्या चेंज मिला। ठीक है ना, इसको इंटरवेंशनल स्टडी बोलेंगे, और इंटरवेंशनल स्टडी में हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप रखते हैं। तो अगर हमने एक कंट्रोल रखा और एक रखा जिनको की दवा दे रहे हैं, केवल 2 ही ग्रुप रखा, दोनों का डेटा मिलेगा कि नहीं? WBC का मिलेगा। नल हाइपोथेसिस क्या है? WBC of no leaf people and WBC of leafed people is equal. इसी को बोलेंगे there is no difference, like that. ठीक है, तो ग्रुप कितने हो गए आपके पास? 2, एक कंट्रोल, एक 10 पत्ता खाने वाले। ठीक है, अब इसको कैसे आप वेरीफाई करोगे, वैलिडेट करोगे? तो इसमें किस पर ये टेस्ट होगा? मीन पर होगा कि प्रतिशत पर होगा कि कोरिलेशन पर होगा? देखिए, नोट करिए, अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट क्वालिटी है, ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट क्या है? विथ 2 क्वालिटी, ब्रैकेट में विथ 2 क्वालिटी। तो हमेशा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट से रिलेशन देखते हैं। Independent t-test is used to see the relationship. If dependent is quantity, independent is quality, having more than 2 qualities, ठीक है, then एवरेज इज टेस्टेड, मीन इज टेस्टेड, क्योंकि क्वांटिटी है तो क्या आएगा? मीन आएगा डिपेंडेंट का। मीन इज टेस्टेड बाय वन वे एनोवा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ there is one dependent variable
no independent variable, then there is one dependent quantitative. डिपेंडेंट क्या है? क्वांटिटेटिव. There is no independent and we want to test claim of a number. जैसे अभी हमने किया था हमारा इनकम जो एज है पिछले एग्जाम्पल में, यहां ये एज है, कोई ग्रुप नहीं है, एक वेरिएबल है, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, और हमने इसके किसी नंबर को क्लेम किया था. ठीक है, तो क्या लिखा आपने? देन वी यूज टी टेस्ट. इंडिपेंडेंट नहीं, उसमें कोई भी एनोवा इंडिपेंडेंट नहीं, सिंपल क्या है? टी टेस्ट या वन सैंपल टी टेस्ट. लोग कहते हैं इसे वन सैंपल टी टेस्ट. अब जरा इस फिगर को देख के बताइए, यहां भी इनकम है, यहां भी एज है, यहां भी एज है, यहां 20 लाख लोग हैं, यहां 10 लाख लोग हैं. हमको एज के विषय में वक्तव्य देना है, तो अब कितने मीन हो जाएंगे? पॉपुलेशन के कि सैंपल के? अभी तक पॉपुलेशन के. अब प्रश्न होगा कि वह बराबर है कि नहीं है, लेकिन दोनों में वेरिएबल एक ही है कि अलग अलग? दोनों में वेरिएबल क्या है? एज है. यही आपने दूसरे नंबर पर लिखा है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो, लेकिन उसके दो ग्रुप हो. ठीक है, ग्रुप में क्या हो गया? एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और तब आपको रिलेशनशिप देखना है, तो हम क्या यूज करेंगे? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. ठीक है, इसमें कुछ शर्तें होती हैं, हम उन शर्तों को अभी आपको नहीं बता रहे हैं, केवल हम आपको पाथ दिखा रहे हैं. आप और लिटरेचर पढ़िएगा कि ये हम लगा सकते हैं कि नहीं. लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं, तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस चेक करने होते हैं. ठीक है, और इसमें नल हाइपोथेसिस होती है कि कोई चेंज नहीं है. दोनों से सैंपल निकालते हैं और चेक करते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं. तीसरा है, ये देखिए, ये डेटा है, ये डेटा है. इसमें कितने वेरिएबल हैं? जरा कहानी और डेटा पढ़ के बताइए. ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा. कहानी पढ़िए और डेटा देखिए और बताइए कि कितने वेरिएबल हैं. नाम बोलो, मैं लिखूं ब्लैक बोर्ड पे. पहला बोलो. फूड सप्लीमेंट. ठीक है. मिल्क यील्ड. हाँ ठीक है. उसका क्या रोल है इसमें? अरे वो तो पार्टिसिपेंट है, वो तो सैंपल साइज गिनने से पता चल जाएगा. तो कितने हैं? दो वेरिएबल हैं.
ठीक है, अब बताइए कि इन दोनों वेरिएबल में कौन कौन कोई क्वांटिटेटिव है कि दोनों क्वांटिटेटिव है कि क्या है? दोनों क्वांटिटेटिव है। हाँ, अरे भाई अब तो इतना समझ में आ जाए। कौन सा क्वांटिटी है? मिल्क यील्ड। और क्वांटिटी कौन है? सॉरी, क्वालिटी कौन है? अब अगर इसको गोले में बना करके सोचा जाए, जैसा कि मैंने पीछे गोला दिखाया था, कितने गोले बनेंगे? हैं? कितने गोले बनेंगे जिनसे कि ये सैंपल आएंगे? तीन गोले। दो? किसी ने बोला कुछ उधर से, कितना बोला है पूछो। देखो, तीन आप गोले। बता रहे हैं 3 गोले, अब आप कह रहे हो 2। इसका मतलब ऑनलाइन वाले ज्यादा समझ रहे हैं ऑफलाइन से। ऑफलाइन वाले खा के खाली बस बैठे हैं। हाँ, जरा सा जो भी है, जिन्होंने भी रिस्पांस किया था, हेल्प कर दीजिए कि ये 3 गोले कैसे आप बना रहे हो, ताकि हमारी ऑडियंस समझ जाए। उनको म्यूट नहीं किए हो? हेलो, आवाज जा रही है? हाँ हाँ, जो तीन गोले हैं वो तीनों फूड के लिए अलग अलग हो गए। तीनों फूड के लिए अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब कि ये 3 गोले कितने पॉपुलेशन से आएंगे? 3 पॉपुलेशन से। ठीक है, वेरिएबल है 2, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव है, इंडिपेंडेंट क्वालिटेटिव है। और क्वालिटेटिव के कितने ग्रुप हैं? 3। 3। तो अब कोई पूछे कि बताओ कि फूड का इफेक्ट। देखो मिले चले तो कम आते 15 20 मेले हेलो। वगैरह चल रहे हैं, अभी एग्जाम है 12 क्या हुआ कुछ? पढ़ अच्छा, कि कोई पूछे कि बताओ कि ये तीनों फूड सप्लीमेंट रिकमेंड कर दिए जाए मार्केट में कि नहीं? तो हमारी एक नल हाइपोथेसिस होगी। पहली होगी, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती तो कहो कि रिकमेंड कर दो, किसी को भी कोई खा ले। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, तब हम सोचेंगे कि किसको रिकमेंड करें। ठीक है, अब यहां पे इस काम के लिए जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट यूज करेंगे उसे क्या बोलेंगे? वन वे अनोवा। ठीक है, अब इसके बाद इसका वे और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो हम उधर नहीं जा रहे हैं। अब इसी को जब हम SPSS में लिखेंगे डेटा को, तो कितने कॉलम में लिखेंगे? SPSS में जब हम इस डेटा को डालेंगे तो कितने कॉलम में लिखेंगे? 3 कॉलम में कि एक कॉलम में डेटा लिखेंगे? 2 कॉलम में। 2 वेरिएबल है। SPSS हमेशा आपके मन से नहीं डेटा लेगा, हमेशा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेटा लेगा। आपने बोला 2 वेरिएबल है तो 2 ठे कॉलम में कहेगा कि डेटा 2। ठीक है, अब कुछ होता है कि क्वालिटी वेरिएबल में रिलेशनशिप। सपोज करिए यहां कोई हॉस्पिटल है कि नहीं जयपुर में? बड़ा हॉस्पिटल है ना? उस हॉस्पिटल पर के बाहर आप संडे के दिन सुबह बैठ गए एक स्टडी करने के लिए, और आपकी स्टडी क्या थी कि यहां से जितने लोग निकलेंगे केवल यही देखेंगे कि जिंदा गए कि। ठीक है, संडे को आपको मिला कि 20 डेड बॉडी गई। कैसे मिला ये? क्वालिटी डेटा से कि क्वांटिटी डेटा से?
क्वालिटी का काउंट करके, ये क्वांटिटी डेटा से नहीं मिला। क्वालिटी जितने भी डेटा का लोग काउंट करके। क्वांटिटी से नहीं मिला, जितने लोग जा रहे थे सब पे आपने केवल एक डेटा लिखा, जिंदा मुर्दा, जिंदा मुर्दा, जिंदा मुर्दा। डेटा क्या हुआ? अब उसमें से मुर्दा गिन लिया तो उसका क्या आया? ये नंबर। तो ये डेटा क्या था ओरिजिनली? क्वालिटेटिव। और वेरिएबल एक ही था कि कई वेरिएबल थे? एक वेरिएबल था। ठीक है, अब आपने इसको रिपीट किया मंडे को, यही काम मंडे को किया, यही काम ट्यूसडे को 7 दिन किया। और जब आपने डेटा देखा तो आपके मन में एक बहुत बड़ा रिसर्च क्वेश्चन पैदा हुआ। क्या आपके मन में पैदा हो रहा है? संडे को डेथ ज्यादा हुई है। जमराज दिन देखकर संडे को आ रहे हैं। यमराज दिन देखकर आते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है कि ये नल हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस है कि अल्टरनेट है? तो फिर हम सोचेंगे ऑल्टरनेटिव, कि क्या किसी ने आज तक ऐसा प्रूफ किया है कि जमराज दिन देख के आते हैं? अगर किसी ने प्रूफ किया होगा तो ये हमारा नल होगा, और नहीं तो ये हमारा अल्टरनेट होगा या रिसर्च हाइपोथेसिस होगा। तो हमारी ये जो सोच थी वो हमारी क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसका नल एक हाइपोथेसिस होगा। वो क्या होगा? कि यमराज का दिन से कोई लेना देना, हर दिन एक समान आते हैं, हर दिन एक समान आते हैं। ठीक है, अब सोचा गया कि अगर जमराज हर दिन एक समान आते तो संडे को कितने लोग दिखते, मंडे को कितने लोग दिखते, ट्यूसडे को कितने लोग दिखते? तो हर दिन क्या दिखते? कॉमन आते फिर सारे। तो कितने दिखते? 15। 15, क्योंकि 105 लोग दिखे थे कुल। ठीक है, अब प्रश्न है कि ये वाला सोच सही है कि जो देखा था वह सोच सही है? मीन्स सिद्धांत सही है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही है, हमारा ऑब्जर्वेशन सही है, हमारा स्टडी सही है? आपका स्टडी किस कॉलम में है? सेकंड में है। और सिद्धांत किस कॉलम में है? अब फिर यहां पर देखते हैं कि सिद्धांत और स्टडी के बीच में दूरी कितनी है। अगर दूरी बहुत कम होगी, ठीक है, तो सिद्धांत सही है। अगर दूरी ज्यादा होगी तो जो देखा वो सही है। तो क्या देखा? संडे को ज्यादा बार आते हैं यमराज। ठीक है, इसको मैथमेटिकली या जो ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं उसे कहते हैं यूनिफॉर्म लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, हमने जो बोला वो देसी लैंग्वेज है उस बात का। तो हमने क्या किया? इसका दूरी निकाला, डिस्टेंस निकाला। 15 से 20 के बीच में दूरी है 5 की, इसमें कुछ दूरी है, और फिर इसमें कुछ और कुछ थोड़ा बहुत गुणा गणित करते हैं और इससे एक नंबर निकालते हैं और इसको बोलते हैं काई स्क्वायर वैल्यू। कब निकालेंगे? जब क्वालिटी डेटा के काउंट की बात करनी हो या क्वालिटी डेटा के या काउंट डेटा पर किसी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करना हो। ठीक है, अब ये काई स्क्वायर वैल्यू से हम लोग तय करते हैं कि ये सही है कि ये सही है। मीन्स एच नॉट रिजेक्ट होगा कि एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा।
फिर से वही लॉजिक है, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी आ गई तो एच नॉट रिजेक्ट होगा, अगर ये वैल्यू बहुत छोटी आ गई तो एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा। फिर इसके लिए वही पी वैल्यू सहायता देता है, हेल्प कंप्यूटर पी वैल्यू निकालते हैं। इसकी पी वैल्यू आई है 66%, जो कि 5% से बहुत बड़ी है। इसका मतलब हुआ कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करेंगे। और इसका दूसरा अर्थ हुआ कि यमराज दिन देखकर मारने के लिए नहीं आते। ये जो हमको दिखा था ये संयोग मात्र था, जस्ट बाय चांस था, ये रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी जो थी ये डिस्प्रूव नहीं हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट फॉर। ठीक है, और इसमें वेरिएबल कितने था? एक। अब आएगा कि दो क्वालिटी वेरिएबल हो तो क्या करेंगे? जैसे जैसे हमने आपको टी टेस्ट के लिए बताया, हाँ हाँ ये निकाला तो था। ये आया ना, काई स्क्वायर की ये वैल्यू है। ठीक है, और इसका पी वैल्यू ये निकला है। अब ये कैसे निकला है, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीजें समझनी होती हैं, और नहीं तो इसे लोग कंप्यूटर से मांग लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, जरा पढ़िए और बताइए कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। दो। अब डेटा देखिए, क्वालिटी है कि क्वांटिटी? क्वालिटेटिव, दोनों ही क्वालिटेटिव है। है कि एक क्वालिटी या दोनों? अभी तक जो हमने चर्चा करी, उसमें सारे में क्या था? एक क्वांटिटी एक क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? दो क्वालिटी। अब जब इस तरह का जो डेटा रहता है और हमें ये जानना होता है क्या इनमें रिलेशन है कि नहीं। वहां भी हम रिलेशन नहीं जान रहे थे टी टेस्ट में, लेकिन किसके किसके बीच में? क्वांटिटी और क्वालिटी डेटा के बीच में। यहां पर हम रिलेशन जानेंगे या जानना चाहेंगे दो क्वालिटी डेटा के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम क्वालिटीज की काउंटिंग का एक टेबल बनाते हैं। क्वालिटीज की काउंटिंग का एक टेबल बनाते हैं। जैसे इस वेरिएबल में कितनी क्वालिटी रखी गई हैं? दो। इस वेरिएबल में कितनी क्वालिटी रखी गई हैं? दो। ठीक है, इनका साथ साथ और अलग अलग काउंटिंग करते हैं, जिसे बोलते हैं क्रॉस टेबल। ठीक है, तो क्या बनाते हैं? क्रॉस टेबल। ये ठीक है, इसमें उन्हीं को गिन गिन करके लिख लेंगे। अब हुआ कि बीमार कितने लोग थे, यहां मालूम हो जाएगा। कितने लोग नहीं थे, यहां पे आ जाएगा। अब जो बीमार थे उसमें से कितने स्मोकिंग करते थे, कितने नहीं करते थे, ये सारा का सारा काउंटिंग आ जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों जगहों पे इस पे लिखते हैं तो दो बातों की काउंटिंग बताता है, कि बीमार भी थे और सिगरेट भी पीते थे। जब हम यहां नंबर लिखेंगे तो बताएगा काउंटिंग कि बीमार थे लेकिन सिगरेट नहीं पीते थे। इसी तरह से बाकी का, और यहां जो टोटल आएगा
इसमें इनका नाम जिक्र नहीं रहेगा, वो केवल किसका रहेगा, बीमार का या नॉट बीमार का। सिमिलरली यहां पे स्मोकर का, नॉन स्मोकर का। तो अभी जो मान लीजिए कि इस एक डेटा में आपने किया और ये डेटा आपको मिल गया, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे कितने प्रतिशत लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कितने प्रतिशत लोग बीमार थे, तो कैसे बताएंगे? कितने प्रतिशत लोग बीमार थे? 70%। हाँ, 70%। 70% नहीं होगा, 62%। 70/2। 70/240%। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत स्मोकर बीमार थे, 70 into 120 upon 240. 37%। कोई पूछे आपसे कितने प्रतिशत बीमार स्मोकिंग करते थे, वो भी 37। हाँ, कितने प्रतिशत बीमार और स्मोकर थे, सेम। अरे भाई, हर में मैं अलग बात पूछ रहा हूं तो सबका उत्तर एक कैसे होगा? आप क्वेश्चन नोट करिए। पहला प्रश्न, परसेंटेज ऑफ, वॉइस कट रही है सर। परसेंटेज ऑफ डिजीज्ड among smokers, percentage of diseased among smokers। दूसरा, percentage of smokers among disease। तीसरा, percentage of smoker and diseased। ठीक है, तीनों एक ही प्रश्न है कि अलग अलग? इन तीन प्रश्नों में, दो प्रश्नों में एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, और एक प्रश्न में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं बनाया गया है। कौन सा प्रश्न है जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं है? लास्ट वाला। तो इसको कहते हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन या ज्वाइंट परसेंटेज। और बाकी दो प्रश्नों में किसी एक का पूछा गया है परसेंटेज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल परसेंटेज। हाँ, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लोग बोल देते हैं, जो लोग प्रोबेबिलिटी की भाषा में काम करते हैं डेटा पर। ठीक है, अब आते हैं कंडीशनल वाले में। किसमें डिपेंडेंट डिजीज है? डिजीज्ड किसमें डिपेंडेंट है, पहले में कि दूसरे में है? क्या था प्रश्न उसका? एस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिजीज्ड एमंग स्मोकर्स। हाउ मेनी स्मोकर्स आर देयर? 120. So what is percentage of disease
एमंग स्मोकर्स, इसमें से डिजीज का परसेंटेज कितना है? 45 अपॉन 120, दैट इज 37.5। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्मोकर्स एमंग डिजीज्ड? तो डिजीज्ड कितने हैं? स्मोकर कितने हैं? तो परसेंटेज क्या हो गया? 45/70 इंटू 100। ये डिफरेंट परसेंट हो गया, उसके दूसरा वेट हो गया। ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्मोकर एंड डिजीज्ड, तो इसका कैसे कहेंगे? 45 अपॉन 240। ये हमेशा तीनों अलग अलग इस अब इस बात को सही मानकर हम परसेंटेज निकालते हैं। ये जो परसेंटेज निकला है यह हमारे ऑब्जर्वेशन के अनुसार निकला है। अब हम इस बात को सही मानकर फिर से एक क्रॉस टेबल बनाते हैं और उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्रॉस टेबल या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और ये मानते हैं कि ये इक्वल है, इक्वल परसेंटेज है सबका, और उसके अनुसार ये काउंट आता है इन्हीं 240 को बदल करके। अब इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। और ये जो 8 वैल्यू ऑब्जर्व्ड की, 4 वैल्यू ऑब्जर्व्ड की हैं, 4 वैल्यू एक्सपेक्टेड की हैं, इन दोनों से फिर हम काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और तय करते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। ठीक है। अब काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हुई, ये आ गई, और पी वैल्यू आ गई कि पी वैल्यू जो है 0.005 है, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि स्मोकिंग और डिजीज के बीच में संबंध है। ठीक है। तो इस तरह से क्वालिटी डेटा की एनालिसिस में हम लोग जाते हैं। तो
तो अभी के लिए तो आपके डिस्कशन में हम लोग इतना रख रहे हैं, अभी टी ब्रेक करेंगे सर कि ना, तो कर दीजिए, तो फिर थोड़ा सा हैंड्स ऑन पे चलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बोल, हाँ 1 मिनट भाई, ऑनलाइन में किसी की कोई क्वेरी तो नहीं ना? एक क्वेरी था, हाँ बोले। यहाँ पे यस तो ठीक है, मगर नो में अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गए तो क्या उसको एक्सक्लूड और इंक्लूड करना मतलब एक ही चीज होगा? मतलब हम लोग यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर नो का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हो गया, तब क्या करेंगे? मतलब तब जो एक्सपेरिमेंट वो क्या रैशनल है? नो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है तो ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैटरनल डेथ, ठीक है, अगर आप मैटरनल डेथ को काउंट करें हाँ सर। तो आपको हमेशा मिलेगा नो 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 नो, क्योंकि मैटरनल डेथ बहुत मिनिमाइज हो गया है, तो काउंट हमेशा आपको क्या मिलेगा? 0। ऐसे केसेस में हम लोग एनालिसिस में और भी कुछ काम करते हैं, कुछ काउंट के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, और जनरली लोग उसे जीरो इन्फ्लेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करने जाते हैं, ऐसे में वो लोग काम करते हैं। ऐसा हो तो ये काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह वहां पे उतने अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब काइस का डिस्ट्रीब्यूशन तभी अप्रोप्रिएट होगा जब हर सेल का फ्रीक्वेंसी कम बेसी एक ही तरह का है। हाँ, एक उसमें एक वेल फॉर्म में रहे, ये नहीं है कि स्क्यूड एकदम से हो जाए आपका, कि एक जगह फ्रीक्वेंसी बहुत बैलेंस हो जाए। हालांकि काई स्क्वायर वैलिडेट करने के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी काउंट 5 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, यही उसका एजम्पशन है। हाँ। तो अगर इस एजम्पशन को देख करके करेंगे तो आप कर सकते हैं। हाँ, सर और एक क्वेश्चन था, सोचिए कि 2 सैंपल है 2 कंपनी का, और वहाँ पे एक टीवी सीरियल का रेटिंग हम लोग ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 5 पॉइंट स्केलिंग में हम लोग उसको नाप रहे हैं, तो उसको क्या नॉर्मल लेना वाजिब होगा? मतलब देखिए, इस पे बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। ये जो समेटिव स्केल्स पे लोग काम करते हैं कि आपने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल ले लिया और इस पे आपने कोडिंग कर दी 1 2 3 4 5, और उनके जो रिस्पॉन्सेज आए फिर उसका सम करके एक आपको डेटा मिल गया 5 से लेकर के 25 के बीच का, और फिर आप उसे नॉर्मल मान करके काम करते हैं। अमूमन काउंट डेटा को हम लोग जनरली नॉर्मल नहीं लेते हैं, लेकिन अब बहुत सारे सिचुएशंस में अगर डेटा वैल्यू डेटा का सैंपल साइज बहुत ज्यादा है, हाँ, तो बहुत सारी जगहों पे इसे लोग ट्रीट करते हैं इसमें नॉर्मल के केस में। लेकिन चूंकि देखिए रिसर्चेज कई तरह से होते हैं। एक है कि क्या हम कुछ नया मतलब बताने जा रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग पैटर्न पे है उस पे काम कर रहे हैं। तो आपके लिकर्ट स्केल का जो भी डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है वो सारे लोग एजम्पशन नॉर्मलिटी की ले लेते हैं। बहुत सारे रिसर्चर उसे बताते हैं कि सही है, बहुत कहते हैं कि उचित नहीं है, जो हार्ड कोर का होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पे हम कुछ क्लियर कट कमेंट आपको नहीं दे पाएंगे। और सर फ्रीक्वेंसी कितना होने से नॉर्मल अजम्पशंस ठीक रहेगा? फ्रीक्वेंसी, अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा हो, हाँ सुना है सर। मॉर्निंग लेक्चर में थे आप? हाँ था। मैंने 5,60,162 लोगों के इनकम के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपोज किया था। हाँ। फ्रीक्वेंसी सैंपल साइज छोटा था कि बहुत ह्यूज था? बड़ा था। लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ। नहीं हुआ, हाँ वही। ये डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल कैसा है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जो कि लार्जर सैंपल साइज पर बेल शेप्ड नेचर ले लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं लेंगे। जैसे अगर आप 5 लाख लोगों का हीमोग्लोबिन नापें और उस डेटा का शेप बनाएं, आपको पक्का है कि बेल शेप मिल जाएगा। हाँ। ठीक है ना?
5 लाख लोगों के आप डायस्टोलिक बीपी, काउंट, हार्ट बीट, हाँ इन सब चीजों का डेटा लेकर के अगर आप बनाएंगे तो आपको बेल शेप नॉर्मल मिल जाएगा। 5 लाख लोगों के पास लैंड होल्डिंग का साइज ले लीजिए, आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं लाइफ के जिनका की नेचर ही स्क्यूड है। हाँ आप कितना भी लोगे तो आपको वो नॉर्मलिटी की ओर नहीं ले जाएगा, क्योंकि सर मेरे पास एक होल्डिंग मेरे साइज कम है जी। हाँ सर, मेरे पास एक रेस्पॉन्स का डेटा था कि डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, ऐसे करके 5 तो स्केल था। तो उसमें जो बीच वाला था, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रहा था। तो देखने में उल्टा हो रहा था, मतलब मैं चाह रहा था कि किसी के तरफ झुकने वाला रिजल्ट चाहिए। सोचिए कि एग्री में होगा और डिसएग्री में होगा, मगर ज्यादातर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब बीच का जो है उसमें चला आया। तो इसको नॉर्मल लेने में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। मैं भी उस पर सजेस्ट नहीं करूंगा नॉर्मल लेने को। एक तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप इसे कैटेगराइज करते हो कि वो जो न्यूट्रल वाले हैं उनको किस में डालने जा रहे हो। वही सर मेरा क्वेश्चन था, मतलब तो उसमें ये थोड़ा सा बड़ा मतलब क्लैरिटी वाली चीज नहीं है। जैसे कोई आदमी किसी प्रश्न का उत्तर कह रहा है कि नॉट इंटरेस्टेड, हाँ नॉट इंटरेस्टेड का ये मतलब तो हम कैसे मान लें कि उसके में इंटरेस्ट नहीं है, या कैसे मान लें कि इंटरेस्ट है, वो बोल नहीं रहा है। तो एक वही ही सर। तरीका है कि ऐसे लोगों को बाहर करिए फिर, और इसी से लोग जीरो से ले जाते हैं, माइनस से लेकर के प्लस तक जाते हैं और ऐसे को जीरो रखते हैं कोडिंग के दौरान, ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू सर। जी। Any other question? Offline mode, any candidate? Okay, dear participants,